स्टूडेंट्स, क्या ख्याल है? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है डेटाबेस की आगे कंटिन्यूशन है। इसका पार्ट वन पहले मैं बता देता हूँ कि हाउ टू क्रिएट ए डेटाबेस। उस नाम से एक वीडियो है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है हमारे पास वो डाटा प्लानिंग प्रोसेस है, और इसके बारे में हम देखेंगे कि डेटाबेस कैसे बना रहे हैं। मजीद आगे डेटाबेस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि डाटा प्लानिंग प्रोसेस क्या चीज़ है, कि हमने डाटा की प्लानिंग कैसे करनी है। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि हम डाटा के बारे में प्लानिंग करने जा रहे हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डाटा के बारे में प्लानिंग होगी। ठीक है। तो डेटाबेस डेवलपमेंट की बात जब हम करते हैं ना, कि डेटाबेस हम बना रहे हैं, डेटाबेस क्या है? डेटाबेस के अंदर टेबल्स होते हैं, एक से ज्यादा टेबल्स होते हैं जो लॉजिकली एक दूसरे से रिलेट कर रहे होते हैं। डाटा एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहा होता है, जैसे कि एक टेबल कोर्सेज का है, एक टेबल स्टूडेंट्स का है, एक टेबल टीचर का है। तो टीचर जो है वो टीच करते हैं कोर्सेज स्टूडेंट्स को, तो ये एक तरह से रिलेशनशिप बन गया। तो इस तरह से ये जो रिलेशनशिप बन रहा है ना, कि टीचर टीचेस कोर्स टू ए स्टूडेंट, तीन एंटिटीज इन्वॉल्व हो रही हैं और तीन एंटिटीज की अपने एट्रीब्यूट्स भी होंगे। ठीक है। तो उन एट्रीब्यूट्स को हम टेबल के अंदर डाल देते हैं और एक एंटिटी का टेबल बना देते हैं। इस तरह से दूसरा टेबल भी बन जाएगा, तीसरा भी बन जाएगा और आपस में एक दूसरे का रिलेट हो जाएगा। तो बेसिकली आपसे अगर बात करें कि डेटाबेस डेवलपमेंट की, तो डेटाबेस डेवलपमेंट जो है वो एक टॉप डाउन प्रोसेस है, यानी कि ऊपर से नीचे आने वाला। ठीक है। टॉप से हम डिजाइनिंग से या रिक्वायरमेंट एनालिसिस से शुरू करते हैं और फिर एंड तक आते हैं। टॉप डाउन प्रोसेस है। ठीक है। डेवलप एंटरप्राइज मॉडल दैट डिफाइंस द बेसिक बिजनेस प्रोसेस ऑफ एन एंटरप्राइज। सबसे पहले क्या करना पड़ता है बेटा? सबसे पहले आपने उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस एंटरप्राइज का मॉडल क्रिएट करना होता है, जिसके लिए आप डेटाबेस डिजाइन करने जा रहे हो, ताकि आपको उनकी वर्किंग के बारे में पता चल सके, उनके बारे में ये पता चल सके कि वो किस डाटा के साथ डील कर रहे हैं। फर्स्ट आपके पास अगर डाटा पहुंच जाएगा, आपको पता चलेगा कि वो किस किस्म के डाटा से डील कर रहे हैं, तो आपके लिए डेटाबेस बनाना ईजी हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? हमें उस एंटरप्राइज का एक मॉडल क्रिएट करना है जिसमें वो वर्किंग सिनेरियो में काम कर रहे होते हैं, और इसमें फिर हम उस डाटा को फ्लो करके देखते हैं कि भाई डाटा किस तरह का है, कैसा है, और किस तरह से उसकी वर्किंग हो सकती है या होगी या है। तो उसको हम डालने की कोशिश करते हैं डेटाबेस डेवलपमेंट के अंदर, या डेटाबेस उसकी बनाने की कोशिश करते हैं। तो डिफाइन द इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ एंड यूजर इन अ बिजनेस प्रोसेस। क्या होता है कि हम एंड यूजर की इंफॉर्मेशन नीड्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, कि भाई जो एंड यूजर है जिसने इस डाटा को यूज करना है, या फिर इस डेटाबेस का यूजर जो बन सकता है, ठीक है, या फिर जिसके लिए आपका बिजनेस रन हो रहा है, उनकी क्या नीड्स हैं, उनको क्या चाहिए होता है, और उनके लिए किस किस्म की इंफॉर्मेशन उनको रिक्वायर्ड है। यहाँ पे जो डेटाबेस के जो यूजर्स होते हैं, जो दूसरे यूजर्स होते हैं, लाइक आप भी एक यूजर हो। अगर आपको देखा जाए कि आपका जो पोर्टल है, जिम्स पोर्टल, या फिर जहाँ पे आपके रिजल्ट अनाउंस होते हैं, तो यू आर अ यूजर ऑफ योर रिजल्ट। आप लोग अपने कोर्सेज को देख रहे होते हो, अपने टाइम टेबल को देख रहे होते हो, अपने असाइनमेंट्स को देख रहे होते हो, अपने क्विज़ेस को देख रहे होते हो, उनके मार्क्स देख रहे होते हो, ये सारा कुछ देख रहे होते हो। तो आपके पास क्या राइट्स हैं? आपके पास रिकॉर्ड्स को व्यू करने के राइट्स हैं। तो ये चीज है, ये आपकी जरूरत है। ठीक है ना? ये आपकी जरूरत है कि आपने डेटाबेस को व्यू करना है, और हमने आपको डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने आपको व्यू करवाना होता है। ठीक है। तो वो व्यू करवा रहा होता है, आपको अच्छे से दिखा रहा होता है, एडिटिंग के राइट्स नहीं देता आपको, क्रिएशन के राइट्स नहीं देता, किसी तरह के डिलीशन के राइट नहीं देता आपको, बस आपको सिर्फ जस्ट व्यू करने के राइट्स दे रहा होता है। यहाँ तक कि सर्चिंग के भी नहीं मिलते आपको। Define information needs of end user in a business process and identify the key data needed to perform specific business activities. Entity relationship diagram, इसमें आपके पास entity relationship diagram आ जाती है, और आपने इसमें की डाटा एलिमेंट जो है वो आइडेंटिफाई करने होते हैं, ताकि आप स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेस को कर सकें। और इस सारी चीज़ों के लिए आपको ईआरडी डायग्राम बनानी पड़ती है। अब ये ईआरडी डायग्राम है, ठीक है। इसमें ये परचेजिंग प्रोसेस के लिए डायग्राम बनाई गई है आमतौर पे। और यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, परचेज ऑर्डर आइटम्स। अब यहाँ पे क्या है, अगर गौर किया जाए तो ये एंटिटी रिलेशन डायग्राम है, जिसमें आपका एक सप्लायर है, आपकी प्रोडक्ट आती है, प्रोडक्ट का एक स्टॉक है, सप्लायर है,
और यहाँ पे वेयर हाउस है जहाँ पे आपकी सारी प्रोडक्ट्स जो है पड़ी होती हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे ऑर्डर आता है, और ऑर्डर परचेज ऑर्डर, और परचेज ऑर्डर आइटम्स जो हैं वो परचेज ऑर्डर से निकलती हैं, ठीक है। अब ये वन है, ये इस लाइन का मतलब है वन, और इस लाइन का मतलब होता है मैनी। तो वन टू मैनी रिलेशनशिप, वन मैनी टू वन, एंड मैनी टू मैनी, एंड वन टू मैनी यहाँ पे भी, और वन टू मैनी, मैनी टू वन यहाँ पे भी। अब इसका मतलब क्या है इन रिलेशनशिप्स का, मैनी टू वन और वन टू मैनी का मतलब क्या है, ये भी हम बता देते हैं अभी थोड़ी देर में। लेकिन पहले इस चीज को समझते हैं। ये एंटिटीज ऐसे समझ लें, परचेज ऑर्डर है आपके पास, ठीक है। परचेज ऑर्डर में क्या होता है, आपने परचेज करना होता है, ठीक है। परचेज ऑर्डर वन कंटेन्स मैनी आइटम्स। आपके पास क्या होता है, एक ऑर्डर होता है ना, उस ऑर्डर के अंदर कितनी आइटम्स होंगी, परचेज ऑर्डर आइटम्स मैनी हो, एक से ज्यादा हो सकती हैं। आप ऑर्डर तो एक देते हो, लेकिन उसके अंदर आपको, आप नॉर्मली क्या करते हो, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, आप ऑर्डर लिखवाते हो, उसमें जरूरी तो नहीं कि आपने एक चीज लिखवाई है, आपने तीन चार चीजें लिखवा देते हो कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो परचेज ऑर्डर बन जाता है। तो परचेज ऑर्डर एक होता है, उसके अंदर जो आइटम्स होती हैं वो मैनी हो सकती हैं, इसलिए यहाँ पे मैनी का लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो वन टू मैनी का रिलेशनशिप यहाँ पे कायम हुआ। तो परचेज ऑर्डर आइटम्स जो है, फिर उसके बाद ऑर्डर ऑन प्रोडक्ट्स, किस पे हो रहा है, प्रोडक्ट्स पे हो रहा है। और प्रोडक्ट्स जो है आपको कौन दे रहा है, कहाँ से मिल रही हैं आपको, प्रोडक्ट स्टॉक से मिल रही हैं, ठीक है। प्रोडक्ट स्टॉक से मिल रही है, और प्रोडक्ट स्टॉक के अंदर कहाँ पे पड़ी हुई हैं, वेयर हाउस में पड़ी होती हैं, ठीक है। तो वेयर हाउस एक है, वहां पे मैनी आपकी प्रोडक्ट्स जो है पड़ी हुई हैं, मैनी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, यानी प्रोडक्ट स्टॉक जो है होल्ड द वेयर हाउस, या वेयर हाउस होल्ड द प्रोडक्ट स्टॉक, ठीक है। और स्टॉक एज, यानी कि प्रोडक्ट जो है स्टॉक एज प्रोडक्ट स्टॉक। और प्रोडक्ट अगर फर्स्ट करें यहाँ पे खत्म हो जाती है तो क्या किया जाता है, यानी जारी बात है, सप्लायर से मजीद प्रोडक्ट्स को मंगवाया जाता है। तो प्रोडक्ट जो है वो सप्लाईज, या सप्लायर जो है वो सप्लाई करता है, मैनी सप्लायर्स सप्लाईज मैनी प्रोडक्ट। ऐसे ही नहीं होता, मीन्स के कई सप्लायर, आपके पास एक तरह की प्रोडक्ट तो नहीं होती ना, आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स होती हैं। तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो हैं उनके सप्लायर्स भी मल्टीपल हो सकते हैं। हर एक के पास एक सप्लायर के पास सारी दुनिया की चीजें नहीं होंगी। जरी बात है, आपको मल्टीपल सप्लायर से रब्ता करना पड़ेगा ताकि मल्टीपल चीजें आपको मिल सकें अपने स्टोर के लिए। तो इस तरह से मल्टीपल सप्लायर जो हैं, सप्लाइज मल्टीपल प्रोडक्ट्स या मैनी प्रोडक्ट्स, मैनी सप्लायर्स प्रोवाइड मैनी प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट स्टॉक एज प्रोडक्ट स्टॉक, एंड प्रोडक्ट स्टॉक होल्ड्स इन वेयर हाउस, ठीक है। तो ये सारा आ गया आपके पास सिनेरियो। तो यहाँ से अब आपकी वर्किंग समझ आ रही है आपको। अब यहाँ पे सारा एक परचेज ऑर्डर की सारी डिस्कशन की है कि परचेज ऑर्डर कैसे होता है। परचेज ऑर्डर मिलता है, परचेज ऑर्डर के अंदर आइटम्स होती हैं, आइटम जो है वो प्रोडक्ट से आती हैं, प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट स्टॉक के अंदर भी बड़ा होता है और वेयर हाउस में बड़ा होता है। और अगर वो खत्म हो या नहीं हो, या मजीद मंगवाने की डिमांड हो, तो आप सप्लायर से रब्ता करते हो। तो ये चीज़ आपके पास नॉर्मली सिनेरियो में आती है। और उसकी ईआरडी किस तरह से बनेगी, इस तरह से बनेगी जैसे मैंने आपको समझा दी है। तो ये चीज जो है ये बताई जा रही थी यहाँ पे डाटा प्रोसेसिंग प्रोसेस के अंदर, कि ये चीजें यहाँ पे इस तरह से अवेलेबल होंगी। तो इसकी एक और वीडियो भी है डेटाबेसेस की, उसमें भी मैंने ये ईआरडी डायग्राम को बनाना एक्सप्लेन किया हुआ है। डेटा डिजाइन प्रोसेस में क्या होता है कि डेटा डिजाइन प्रोसेस डेटा रिलेशनशिप्स आर रिप्रेजेंटेड इन द डेटा मॉडल दैट सपोर्ट्स बिजनेस प्रोसेस, ठीक है। क्या होता है कि डेटा रिलेशनशिप्स जो हैं वो रिप्रेजेंट की जाते हैं डेटा मॉडल की सूरत में, और जो कि सपोर्ट करता है बिजनेस प्रोसेस को। दिस मॉडल इज द स्कीमा और सब स्कीमा ऑन विच to base the physical design of a database, the development of an application program to support the business process। क्या होता है भाई यहाँ पे, आपके जो डेटा रिलेशनशिप्स है ना, वो डेटा मॉडल रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जो कि आपके बिजनेस प्रोसेस के होते हैं, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज कि दिस मॉडल इज स्कीमा, ये जो मॉडल आप क्रिएट करते हो ये स्कीमा कहलाता है, यहाँ सब स्कीमा कहलाता है, जो कि किस पे बेस कर होता है, आपके फिजिकल डिजाइन पे बेस कर होता है, डेटाबेस की फिजिकल डिजाइन पे। यानी कि वो डाटा किस तरह का आएगा, क्या उसका करेक्टर, मतलब कि क्या उसका होगा, डाटा टाइप्स क्या होंगी, कौन सा डाटा है, किस तरह से है। अगर इमेज आप शो करा रहे हो तो डाटा एज इमेज आएगा आपके पास। इमेज मीन्स कि आपकी तस्वीर। फिर इस तरह से कोई टेक्स्ट है आ रहा है, कोई न्यूमेरिक डाटा आ रहा है, कोई लिंक आ रहा है, कोई वॉचर आ रहा है, यानी सिंपल मिक्स आ रहा है टेक्स्ट फॉर्म में, जिसमें नंबर और अल्फा न्यूमेरिक डाटा दोनों चीज़ें हैं।
उसे वार्चर बोलते हैं डेटाबेस की ज़बान में। तो डेवलपमेंट ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम टू सपोर्ट बिजनेस प्रोसेस क्या होता है, फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं जो कि आपके बिजनेस प्रोसेस को सपोर्ट कर रही होती है और उनके बैक एंड पे आपकी डेटाबेस अटैच होती है। जैसे आपका पोर्टल बना हुआ है, वो एप्लीकेशन प्रोग्राम बना हुआ है, उसके थ्रू आप अपनी डेटाबेस के थ्रू, यानी वो भी डेटाबेस के साथ लिंक है, और वहां से डाटा उठा के आपको एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू, वो फॉर्म्स के थ्रू दिखा रहा है आपको आपके मार्क्स, आपकी अटेंडेंस, आपके असाइनमेंट्स, आपकी क्विजेस वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आपको दिखाई जा रही हैं। लॉजिकल डिजाइन जो है, अब स्कीमा आता है, ओवरऑल लॉजिकल व्यू ऑफ रिलेशनशिप क्या होता है कि जो रिलेशनशिप होते हैं आपस में टेबल्स के, उनके बारे में बताया जाए। सब स्कीमा के लॉजिकल व्यू ऑफ स्पेसिफिक एंड यूजर के हवाले से उसका लॉजिकल व्यू क्या होगा, यानी एक स्पेशल यूजर के हवाले से हम देखा जाए, यानी एंड यूजर के हवाले से ना देखा जाता है कि भाई इसका लॉजिकल व्यू क्या है, कि किस तरह का डाटा इसको चाहिए, किस तरह का रिक्वायर्ड है इसको, वो देखा जाता है। डाटा मॉडल्स जो हैं डाटाबेसिस के लिए वो चुने जाते हैं, ठीक है, कि कौन से मॉडल के साथ आपने काम करना है। फिजिकल डिजाइन जो है, हाउ द डाटा आर फिजिकली स्टोर इन एक्सेस्ड ऑन एंड एक्सेस ऑन स्टोरेज डिवाइस। फिजिकल डिजाइन में ये होता है कि भाई एक्चुअली में आपका डाटा किस तरह से स्टोर होगा डाटा बेस के अंदर, या फिर स्टोरेज डिवाइस के अंदर, सॉरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर किस तरह से आपका डाटा जो है वो स्टोर होगा, ये फिजिकल डिवाइस डिजाइन है। अब यहाँ पे देखें, ये पिक्चर फॉर्म में बताया जा रहा है कि किस तरह से फिजिकल और लॉजिकल डाटाबेस काम करते हैं, उनके व्यूज के बारे में। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई एक लॉजिकल यूजर व्यू है, डाटा एलिमेंट्स एंड रिलेशनशिप्स द सब स्कीमास नीडेड फॉर चेकिंग सेविंग एंड इंस्टॉलमेंट लोन प्रोसेस, ठीक है। ये चेकिंग एप्लीकेशन, सेविंग एप्लीकेशन, इंस्टॉलमेंट लोन एप्लीकेशन जो है वो आपकी आ रही है चेकिंग एंड सेविंग मॉडल और इंस्टॉलमेंट लोन मॉडल यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, डाटा एलिमेंट्स आर एंड रिलेशनशिप्स द स्कीमा नीडेड फॉर द सपोर्ट ऑफ ऑल बैंक सर्विसेज। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, एक स्कीमा या एक मॉडल जो है वो तैयार किया जा गया हुआ है जो कि स्कीमा को डील कर रहा है। फिर उसके बाद आपके पास है software interface आता है, database provides access to a bank's database and physical data views organize and location of the data on the storage media। क्या होता है कि भाई आपकी एक लेयर क्रिएट हुई जाती है बैंक सर्विसेज डाटा मॉडल की, उसके बाद आप का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो आ जाता है जो कि डेटाबेस को मैनेज कर रहा होता है। बैंकिंग डेटाबेस ये है, इसको मैनेज कर रहा है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि डेटाबेस जो है आपकी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर बनती है, ठीक है। और डाटा बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो इसको कंट्रोल करता है पूरी तरीके से। इसके ऊपर एक मजीद लेयर है जिसको बैंकिंग सर्विस डाटा मॉडल कहते हैं, कि वही उनकी स्ट्रेटजी क्या है, किस तरह से काम होगा, किस तरह से नहीं होगा, उसके आगे उसका लॉजिकल व्यू दिया हुआ है, उसके आगे उसका लॉजिकल व्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसके अलावा डाटा रिसोर्स मैनेजमेंट में देखें तो डाटा रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ मैनेजरल एक्टिविटी, यूजर डाटा मैनेजमेंट, डाटा वेयर हाउस एंड IS टेक्नोलॉजीज। क्या होता है कि डाटा रिसोर्स मैनेजमेंट जो है मैनेजरल एक्टिविटी है, और ये यूज करता है डाटा मैनेजमेंट को, डाटा वेयर हाउसिंग को और इंफॉर्मेशन सिस्टम की टेक्नोलॉजीज को। मैनेजेस डाटा रिसोर्सेज टू मीट द इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ बिजनेस स्टेक होल्डर्स। डाटा स्टीवर्ड्स के बारे में देखें तो वो क्या है, डेडिकेटेड टू स्टैब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ डाटा। डाटा स्टीवर्ड्स क्या करते हैं, वो उनको डेडिकेट किया जाता है ताकि वो स्टैब्लिश करें और मेंटेन करें डाटा की क्वालिटी को डेटाबेस के अंदर, उन्हें डाटा स्टीवर्ड बोला जाएगा। नीड बिजनेस टेक्नोलॉजी एंड डिप्लोमेटिक स्किल्स, इसमें क्या चाहिए उनको, क्या चाहिए होता है उनको, बिजनेस की नो हाउ भी आनी चाहिए, टेक्नोलॉजी भी बतानी चाहिए और डिप्लोमेटिक स्किल्स का भी बताना चाहिए। फोकस ऑन डाटा कंटेंट, यानी कि वो डाटा कंटेंट को करता है। जजमेंट इज अ बिग पार्ट ऑफ इट जॉब। डाटा वेयरहाउस में क्या है कि स्टोर स्टैटिक डाटा दैट हैज एक्सेप्टेड फ्रॉम द अदर डेटाबेस इन द डाटा इन ऑर्गेनाइजेशन। सॉरी, क्या होता है कि ये डाटा वेयरहाउस जो है ना, ये बेसिकली क्या है, ये आपके स्टैटिक डाटा को जो कि एक्सट्रैक्ट किया जाता है डेटाबेस से, अदर डेटाबेस से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको स्टोर करता है, ठीक है। तो मीन्स डाटा वेयर हाउस से क्या है, वेयर हाउस होता है कि एक गोदाम है, समझ लें, अगर आसान लोग में बताऊँ ना तो जैसे गोदाम होता है ना, ऐसे ही एक गोदाम है, लेकिन वो किसका गोदाम है, वो ये डाटा का गोदाम है, ठीक है। इसमें के अंदर डाटा होता है, रॉ डाटा पड़ा होता है,
यानी कि मुख्य तरह का डाटा आपका पड़ा हुआ है, तो इसे डाटा वेयर हाउस कहेंगे। और ये एक्सट्रैक्टिव स्टैटिक डाटा जो है दूसरी डाटाबेसेस से भी यहाँ पे पड़ा होता है। ठीक है, तो सेंट्रल सोर्स ऑफ डाटा दैट हैज बीन क्लीन ट्रांसफॉर्म एंड कैटलॉग। क्या होता है, ये एक सेंट्रल सोर्स है डाटा का, एक मेन सोर्स है जिसको हम क्लीन भी कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं और कैटलॉग भी कर सकते हैं। तीन काम। डाटा इज यूज फॉर डाटा माइनिंग, एनालिटिकल प्रोसेसिंग, एनालिसिस, रिसर्च एंड रिसर्च कोर्स। क्या होता है, ये जो डाटा वेयर हाउस में जो डाटा पड़ा होता है, चूंकि इसकी मिकदार काफी ज्यादा होती है और मुख्तलिफ डाटाबेसेस से यहाँ पे पड़ा होता है डाटा, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें डाटा माइनिंग कर सकते हैं। मतलब कि डाटा माइनिंग क्या होता है, हमें बहुत ज्यादा डाटा में से अपना एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया के हिसाब से डाटा चाहिए, तो हम वो डाटा निकालते हैं, यानी कि डाटा माइन करते हैं, डाटा एक स्पेसिफिक डाटा निकालते हैं उसके अंदर से। ठीक है, तो उसको एनालिटिकल प्रोसेसिंग एनालिसिस के लिए भी यूज किया जा सकता है, उसको सपोर्ट के लिए, रिसर्च सपोर्ट के लिए भी यूज किया जा सकता है और रिसर्च के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो डाटा वेयर हाउस में भी डिवाइड इनटू डाटा मार्ट्स। डाटा वेयर हाउस जो है वो डाटा मार्ट्स में भी डिवाइड किए गए होते हैं। सबसेट ऑफ डाटा दैट फोकस ऑन स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ अ कंपनी, डिपार्टमेंट और अ बिजनेस प्रोसेस। क्या होता है कि डाटा वेयर हाउस जो है उनको डिवाइड किया जाता है सब डाटा मार्ट्स में भी, बेस्ड ऑन सम डिपार्टमेंट और बिजनेस प्रोसेस। ठीक है, कि किसी डिपार्टमेंट को लेके हम डाटा वेयर हाउस के अंदर हम कह देते हैं कि ये जो है, ये जो डाटा ये कंप्यूटर साइंस का डाटा है, ये जो डाटा ये बीबीए का डाटा है, ये जो डाटा ये डोमेन का डाटा है। ठीक है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डाटा है वगैरह वगैरह। इस तरह से ना हम कैटेगराइज कर देते हैं उसको डिपार्टमेंट वाइज या बिजनेस प्रोसेस वाइज। तो ये उसके कंपोनेंट्स हैं डाटा वेयर हाउस के। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास डेटाबेस डाटा मैनेजमेंट है, यहाँ पे मेटा डाटा मैनेजमेंट आ रही है आपके पास, ऑपरेशनल, एक्सटर्नल एंड अदर डेटाबेसेस हैं। इसमें आप क्या करते हो, डाटा एक्विजिशन करते हो, कैप्चर, क्लीन, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसपोर्ट, लोड, डबल डाटा वेयर हाउस हैं। यहाँ पे डाटा एनालिसिस रिपोर्ट है। अब इनको एक तरतीब से देखते हैं। क्या होता है कि मेन डाटा आपका ये डाटाबेसेस के अंदर पड़ा हुआ है, ये चीज। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऑपरेशनल हो रहे हैं, एक्सटर्नल और अदर डाटाबेसेस पड़ी हुई हैं। आप कैप्चर कर सकते हो, किसी डाटा को क्लीन कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, लोड अप्लाई कर सकते हो। डाटा वेयर हाउस डिजाइन जो है वो आपका मेटा डाटा के थ्रू बना होता है। और यहाँ पे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसके साथ लिंक अप है, इसको मैनेज कर रही है, और मेटा डाटा मैनेजमेंट भी इसके साथ मैनेजमेंट हो रही है। अब यहाँ पर ये जो क्लाइंट साइड है, इसमें क्लाइंट साइड से एक क्वेरी आती है कि भाई मुझे डाटा वो चाहिए कि जो 2010 में स्टूडेंट्स पास हुए थे, मुझे उनका डाटा चाहिए कि वो कौन है, स्टूडेंट्स कहाँ पे हैं, पास आउट जो 60% से ज़्यादा मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स थे, मुझे वो डाटा चाहिए। वो ऐसा क्यूरी लगा देती है। ठीक है, कि वो सिर्फ स्टूडेंट्स हैं जिनका 60% से ज़्यादा मार्क्स हैं, वो सारे स्टूडेंट्स हैं, तो इसको डाटा एनालिसिस बोलेंगे। क्वेरी, रिपोर्ट, एनालाइज, माइंड डिलीवरिंग या वेब इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या होता है कि वेब इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है उसके थ्रू, वेब इंफॉर्मेशन सिस्टम जैसे कि आप लोगों का जेम्स पोर्टल है, उसके थ्रू आप लोग अपने मार्क्स देखते हो, इसी तरह से यहाँ पे भी हम कोई क्वेरी लगा देते हैं कि भाई या फिर कोई फॉर्म के थ्रू हम डाटा निकालते हैं कि भाई 2010 के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स 60% से ज़्यादा मार्क्स हुए थे जिनके, वो उनकी लिस्ट जो है वो मुझे बता दो। तो ये इस इंटरफेस के थ्रू, यूजर इंटरफेस के थ्रू, वेब इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू ये क्यूरी डालते हैं। और ये क्यूरी जो है आपके पास डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आती है। यहाँ पे एनालिटिकल डाटा स्टोर होता है, डाटा वेयर हाउस है, डाटा मार्ट्स भी बने हुए हैं। यहाँ से वो सर्च डाउन करता है, सर्च डाउन करने के बाद मेटा डाटा डिक्शनरी, मेटा डाटा एक्सप्लोरेटरी, इन जगहों से करते हुए वो यहाँ पर आपके पास आता है और यहाँ से डाटा कैप्चर करता है। कैप्चर करने के बाद आपको यहाँ पे डाटा प्रोवाइड कर रहा होता है, और वहाँ यहाँ से प्रोवाइड होने के बाद दोबारा से आपको इधर नजर आ रहा होता है डाटा। एप्लीकेशन एंड डाटा मार्ट्स। एप्लीकेशन क्या है आपके पास, ईआरपी एप्लीकेशन है, इन्वेंट्री कंट्रोल एप्लीकेशन, लॉजिस्टिक एप्लीकेशन है, शिपिंग है, परचेजिंग है, सीआरएम है। यहाँ पे डाटा मार्ट्स हैं, फाइनेंस के डाटा मार्ट्स आ सकते हैं आपके पास, मार्केटिंग के आ सकते हैं डाटा मार्ट्स, सेल्स के आ सकते हैं। ये बेसिकली क्या है, ये एप्लीकेशन एंड डाटा मार्ट्स हैं। बेसिकली इनके रिलेटेड डाटा पड़ा होता है आपका, सेल्स का डाटा पड़ा हुआ है, काउंसलिंग का डाटा पड़ा है, रिपोर्टिंग मैनेजमेंट पड़ा हुआ है। ये सारे डाटा वेयर हाउस में ऑलरेडी मौजूद है। Data in data warehouse are analyzed to reveal hidden pattern and trends। क्या होता है कि डाटा जो होता है ना, डाटा वेयर हाउस में जो बड़ा होता है, वो किस लिए यूज होता है, वो इसलिए यूज होता है कि कुछ हिडन पैटर्न जो हैं उनको रिवील किया जा सके। लेट्स सपोज अगर किसी के पास शॉपिंग किसी ने करनी है और कोई मैनेजर चाहता है कि यार मैं अपनी
चीजों की कैटलॉगिंग कैसे करूं, यानी अपने स्टोर की कैटलॉगिंग कैसे करूं कि लोग जो है वो मेरी चीजें खरीद सकें। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपको लेट्स सपोज स्टोर की बात करें ना, हम एक शॉपिंग मॉल या शॉपिंग प्लाजा जिसमें यूटिलिटी स्टोर समझ लें, या जो नॉर्मली जो स्टोर होते हैं उनकी कैटलॉगिंग करने का तरीका कार जानना चाहते हैं कि भाई लोग क्या क्या खरीदते हैं, उनका परचेजिंग पैटर्न देखने के लिए डाटा को एनालाइज किया जाता है और वो डाटा माइनिंग के थ्रू होता है। अब जारी बात है, एक डेटाबेस एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसने अपना स्टोर ओपन किया हुआ है और लोग परचेज कर रहे हैं वहां से। अब डाटा जो है वो डेटाबेस के अंदर पड़ा हुआ है। अब डेटाबेस के अंदर जो डाटा पड़ा है लोगों का बिहेवियर देखने के लिए हम उस डाटा को निकाल सकते हैं और देख सकते हैं कि हिडन पैटर्न और ट्रेंड देख सकते हैं कि लोग ज्यादातर क्या खरीदते हैं। ठीक है, क्या क्या खरीदते हैं उसके हिसाब से कैटलॉगिंग की जाती है। इस चीज को बोलते हैं मार्केट बास्केट एनालिसिस टू आइडेंटिफाई न्यू प्रोडक्ट बंडल। कि फर्ज करें लोग जो है वो क्या क्या खरीदना पसंद, फर्ज करें अगर एक बंदा दूध खरीदता है और ब्रेड खरीदता है तो अंडे भी खरीदेगा। ठीक है, दूध अंडे ब्रेड ये तीनों चीजें इकट्ठी एक रैक पे रख दें तो पॉसिबल है कि ये तीनों चीजें हर बार वो खरीदता रहे बंदा। ठीक है, तो उसने वो परचेजिंग पैटर्न निकाला डेटाबेस से कि जिन लोगों ने अंडे खरीदे हैं ब्रेड खरीदे हैं तो वो मिल्क भी खरीद सकते हैं। इस तरह से ना तीन तीन चार चार चीजें जो है वो वो हिडन पैटर्न जो है फाइंड आउट हो जाते हैं, मिलते हैं। फाइंड रूट कॉज ऑफ ए क्वालिफाई एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स प्रिवेंट, क्या होता है कि रूट कॉज जो है क्वालिफाई और मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स का पता चलता है। प्रिवेंट कस्टमर आइटरेशंस iteration sorry, और acquire new customers, cross sell to existing customers and file customer with a more accuracy। ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग में क्या होता था, ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग में क्या है कि डाटा जो ऑर्गेनाइज किया जाता था, स्टोर किया जाता था, प्रोसेस किया जाता था इंडिपेंडेंट फाइल्स में। ईच बिजनेस एप्लीकेशन डिजाइन टू यूज स्पेशलाइज्ड डाटा फाइल्स कंटेनिंग स्पेसिफिक टाइप ऑफ डाटा रिकॉर्ड। प्रॉब्लम इसमें क्या थी, जारी बात है आपका जो डाटा ऑर्गेनाइज किया जाता था, स्टोर किया जाता है इंडिपेंडेंट फाइल में, हर फाइल अलग अलग थी और हर फाइल में अलग से आपके डाटा को ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। ये पुरानी फाइल सिस्टम जो होती थी, डाटाबेस से पहले की बात है, जब डाटाबेस नहीं था आया तब जो कंप्यूटराइज प्रोसेस कैसे यूज करते थे, ये अलग अलग फाइल होती थी, उसके अंदर अलग अलग ऑर्गेनाइज किया जाता था, स्टोर किया जाता था, प्रोसेस किया जाता था और हर बार डाटा ईच business application designed to use a specialized data file containing specific type of data record। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, डाटा रिडेंडेंसी की। डाटा रिडेंडेंसी में क्या होता है, डाटा रेपिटेशन होता है, यानी एक अब इंडिपेंडेंट फाइल्स जो हैं हर एक बंदे के पास अपनी एक फाइल होगी, उसने अपनी स्टोर की होती है, तो पता ही नहीं चलता कि भाई लेटेस्ट फाइल कौन सी है। ठीक है, तो डाटा रिडेंडेंसी आ जाती है, यानी डाटा रेपिटेशन भी आ जाता है। लैक ऑफ डाटा इंटीग्रेशन, यानी कि डाटा इंटीग्रेट यानी इकट्ठा नजर आना चाहिए जो डाटा, वो नहीं आता, बंदा कोई सोच समझ नहीं सकता, तीन तीन चार चार फाइलें सेपरेटली देखनी पड़ती हैं, फिर उनको इंटीग्रेटिंग में इंटीग्रेशन यानी उनको समरी उनकी बनाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये डाटा डिपेंडेंस है, फाइल स्टोरेज सॉफ्टवेयर जो है डाटा डिपेंडेंट होती थी। लैक ऑफ डाटा इंटीग्रिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन, नो स्टैंडर्डाइजेशन भी नहीं था और डाटा इंटीग्रिटी भी नहीं थी। क्या होता था, कस्टमर ट्रांजैक्शन हुई है तो ये पहले की तरीका बता रहा हूँ, सेविंग प्रोसेसिंग है तो सेविंग प्रोग्राम ओपन होगा, सेविंग फाइल अपडेट की जाएगी, कस्टमर को रिसीव की जाएगी। ठीक हो गया, उसके बाद इंस्टॉलमेंट की फाइल, इंस्टॉलमेंट लोन प्रोसेसिंग है तो उसके लिए इंस्टॉलमेंट लोन प्रोग्राम ओपन होगा, उसकी फाइल अपडेट की जाएगी और लोन एनालाइज रिपोर्ट क्रिएट की जाएगी। इस तरह से अकाउंट चेकिंग जो है, अकाउंट चेकिंग में अकाउंट चेकिंग प्रोग्राम है और आपकी फाइल जो है वो अपडेट की जाएगी और कस्टमर को ये दी जाएगी। इस तरह से सेपरेट सेपरेट ये देखें तीन काम हो रहे हैं, तो तीनों काम जो है वो सेपरेट हो रहे हैं। यहाँ पे सेविंग प्रोसेस है, अकाउंट चेकिंग है, पहले क्या होता है कि आपके अकाउंट चेकिंग हो रही है, चेक होने के बाद अपडेट की जा रही है, फिर आपकी सेविंग प्रोसेसिंग है, उसके बाद फिर इंस्टॉलमेंट लोन प्रोसेसिंग है, अलग अलग फाइल्स जो है उस पर काम होता है और यहाँ पे डाटा रिडेंडेंसी के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, डाटा इंटीग्रिटी भी होती है। डेटाबेस अप्रोच में क्या हुआ है, डेटाबेस अप्रोच में वो सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर देगी जो पहले थी। इसने क्या किया, कंसोलिडेट डाटा रिकॉर्ड फाउंड इन सेपरेट फाइल इनटू डेटाबेसेस। क्या किया, कंसोलिडेट कर दिया, यानी मुख्तलिफ टेबल्स में डाटा तो बड़ा हुआ है लेकिन एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है, इसलिए डाटा जो है वो एक दूसरे से लिंक अप हुआ है। लिंक अप होने की वजह से डाटा जो है वो रेपिटेशन में भी नहीं आता और रेपिटेशन में आ भी जाए तो हम उसको नॉर्मलाइजेशन करके उसको ठीक कर देते हैं।
डाटा कैन बी एक्सेस बाय मैनी डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो हैं कई तरह के एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के थ्रू डाटा एक्सेस भी किया जाता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर इंटरफेस बिटवीन अ यूजर एंड डेटाबेस। यूजर एंड डेटाबेस के बीच में आपके पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो खड़ा होता है, जो कि आपकी सुन रहा होता है और डेटाबेस के थ्रू काम कर रहा होता है और उस डेटाबेस से चीजें ला के आपको दे रहा होता है। ये सारा काम कर रहा है, यानी कि इंक्वायरी जो भी आपने यूजर ने दी उसको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ने उसको रिसीव किया। रिसीव करने के बाद क्या हुआ, उसने चेकिंग किया, कस्टमर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग है, उसने ये चेकिंग अकाउंट प्रोग्राम सेविंग अकाउंट ये सारा कुछ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के पास पता है। जहाँ से वो कस्टमर के डेटाबेस के अंदर आया और कस्टमर डेटाबेस के अंदर ये सारी चीजें मौजूद हैं, यहाँ से निकाल ली, रिजल्ट ली और इसको वापस कर। ठीक है, अब जो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या था, वो अलग अलग फाइल थी, जहाँ पे सारी चीजें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के पास आई हुई हैं। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग जो है वो भी सारी डेटाबेस के अंदर हो रही है। यहाँ से अगर कोई इंक्वायरी लेता है, यानी कि कोई रिपोर्ट तलब करता है, तो वो क्या करेगा, वो सारी चीजें यहाँ पे जो कस्टमर के डेटाबेस में स्टोर हुई हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे स्टोर। अब कस्टमर डेटाबेस ये है और बाकी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम जो है वो ये। तो यहाँ से वो सारी चीजें जो है वो सारी की सारी डेटाबेस जो है उठा के आपको इंक्वायरी में दे देंगे, क्योंकि ये डेटाबेस और यूजर के बीच में। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है इन मेनफ्रेम एंड सर्वर कंप्यूटर सिस्टम्स कंप्यूटर पैकेज दैट इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस एंड डेटाबेस एप्लीकेशंस। क्या होता है कि न्यू डेटाबेस क्रिएट करने के लिए डेटाबेस एप्लीकेशंस को यूज करने के लिए हो रहा है, बनाया जाता है आमतौर पे। इन मेनफ्रेम server computer system and software package to use to create a new database and database applications to maintain the quality of data and organization database use the database of the organization to provide information needed by the end user। क्या होता है, आप नई डेटाबेस जो है वो क्रिएट कर सकते हो, डेटाबेस एप्लीकेशन भी कर सकते हो, क्वालिटी जो है वो मेंटेन कर सकते हो, बरकरार रख सकते हो डाटा की क्वालिटी जो होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाके आपकी ऑर्गेनाइजेशन यूज करके। डाटा की क्वालिटी क्या होता है इसमें, इसमें होता है कि डाटा रेपिटेशन नहीं होगी, डाटा बार बार नहीं आएगा, डाटा इंटीग्रिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये सारी क्वालिटी है। आप ये मेंटेन रखते हो, डाटा कंस्ट्रेंट्स कुछ लगा देते हो इसके अंदर। यूज द डेटाबेस ऑफ इट ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन नीडेड बाय द यूजर एंड यूजर। क्या होता है कि आप का एंड यूजर को जिस तरह की भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है डेटाबेस के थ्रू वो उसको मिल जाती है। वो इन डेटाबेस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन जो है वो एंड यूजर को दे देता है जो उसकी रिक्वायर्ड हो। ठीक है, अब यहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, क्रिएट डेटाबेस एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मेंटेन डेटाबेस एंड इंटीग्रेशन। आपका डेटाबेस है या ऑपरेटिंग सिस्टम है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम। क्या होता है, आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम से आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्टेक्ट कर रहा होता है आपके मेन डेटाबेस से। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो अपनी डेटाबेस से कांटेक्ट में होता है, यानी कि ये आपके मेजर सेक्शन है। होता क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करते हो उसके ऊपर आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स भी होते हैं और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी इंस्टॉल होता है। अब वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसके अंदर आपकी डेटाबेस एग्जिस्ट कर रही है और एक से ज्यादा डेटाबेसेस हो सकती हैं, मल्टीपल डेटाबेस हो सकती हैं मुख्तलिफ तरह की। ठीक है, तो वो मैनेज कर होता है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और वो आपको रिक्वायर्ड डाटा निकाल के दे देता है। तो ये आज का आपका लेक्चर था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आए तो कुछ पूछ सकते हैं डिस्कशन के लिए। यू आर ऑलवेज वेलकम, कमेंट में पूछ सकते हैं।